प्रोफेसर को जानते हो? नहीं जानते हो? अब समझ में आ गया। मनी हेस्ट वाला, हाँ यही बंदा प्रोफेसर। तो वो क्या करता था कि उसको जब रॉबरी करनी है ना, तो पूरा का पूरा एक प्लान बनाता था और उसके हिसाब से उसकी टीम काम करते थे स्मार्टली, और जितना भी पैसा उड़ाना था सब उड़ा देते थे। सिमिलर वे में हमारे पास है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान में क्या होता है कि पूरे टेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन से स्टेज में हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन बंदा क्या करेगा, हम क्या चीज उसके बाद हम डिलीवर करेंगे। मनी हेस्ट में जैसे पूरा कहानी खत्म होने के बाद पैसा मिलता है, या रोबरी के बाद पैसा मिलता है, वैसे ही टेस्ट प्लान में सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। उसके बाद क्या क्या डिलीवरेबल्स है, हम प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे, वो सारी बातें टेस्ट प्लान में मेंशन की जाती है। तो आज हम उसका डिस्कस करने वाले हैं, क्या है टेस्ट प्लान। एक छोटा सा कैमरा इंट्रो। रोलिंग एक्शन। तो बेसिकली टेस्ट प्लान में क्या होता है कि बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, टेस्ट अप्रोच है, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप टेस्टिंग, डिफेक्ट ट्रैकिंग, ये सारे बहुत सारे स्टेज होते हैं। आपने एसटीएलसी पढ़ाई होगा। एसटीएलसी में दूसरा फेज था प्रिपेयर टेस्ट प्लान। अगर आपको नहीं पता है एसटीएलसी क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट प्लान की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज अ टेस्ट प्लान? A test plan is a detailed document that describes the test strategy, objectives, schedule, estimation, deliverables, and resources required to perform testing for a software product. Test plan helps us to determine the effort needed to validate the quality of the application when it is under test. अब हमारा सबसे पहला फेज है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एम क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो एक बार हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, उसके बाद हम सारे के सारे एक्टिविटीज हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा दूसरा फेज है स्कोप। स्कोप में हम क्या डिसाइड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपने देखा ही होगा, या अमेजोन एप्लीकेशन आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट होता है, कैटेगरी वाइज लिस्ट है, बेस्ड ऑन द कैटेगरी। उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट को हम फिल्टर करेंगे, फिर एड टू कार्ट करेंगे। एड टू कार्ट हो गया, फिर प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे हम, उसका रेटिंग्स और रिव्यूज आएगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स है, फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है। तो उसमें स्कोप में क्या होता है कि हमें जब टेस्टिंग एक्टिविटी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्कोप क्या है, मतलब हम कौन कौन सी चीज टेस्ट करने वाले हैं, तो उसको बोला जाता है स्कोप। इसमें मान लो हमें ये चीज को टेस्ट नहीं करना है, ये सारी चीज को हमें टेस्ट करना है 1 से 4 तक का। तो ये हमारा स्कोप हो गया। स्कोप में हमें जो जो चीजें टेस्ट करनी है उसको हम डिफाइन करते हैं। टेस्ट स्कोप रेडी हो गया, उसके बाद हम अप्रोच पे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हमें ये चीज टेस्ट करनी है, तो हम कौन से अप्रोच से उसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि कुछ भी चीज करनी है उसके लिए हमें हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। वैसे ही हम कुछ चीज टेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बिग बिलियन डे लॉन्च करना है, या बड़ा सा डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करना है, तो वो क्या करेंगे कि रात को कोई भी टाइम पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल फेस्टिवल हो गया, या कोई हॉलीडेज आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो लॉन्च करेंगे अपना पूरा बिग बिलियन डेज, और ह्यूज सेल रिलीज करेंगे। रात को 12 बजे या रात को 8 बजे स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक साथ लाखों लोग उस पे आ जाते हैं और परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी मनपसंद का फोन खोजना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कियां अपने मनपसंद का कपड़े खोजना स्टार्ट कर देती है। तो एक साथ लाखों लोग एप्लीकेशन पे आ गए, तो एप्लीकेशन पे लोड बढ़ जाएगा और एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है कोई भी टाइम। नेक्स्ट 5 मिनट में या 10 मिनट में एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो वो ना हो उसके लिए वो कौन से अप्रोच से टेस्ट करेंगे, वो सब डिफाइन किया जाता है टेस्ट अप्रोच फेज में। उसके बाद है हमारे पास टेस्टिंग मेथोडोलॉजी।
तो वो हमारा प्रॉब्लम हो गया, हमारा अप्रोच हो गया। तो वो अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन क्रैश ना हो तो उसके लिए लोड टेस्टिंग होगी, स्ट्रेस टेस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे वो सब चीज हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। वो क्या है एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, कब हमें टेस्टिंग करना स्टार्ट करना है, कब हमें एग्जिट करना है, कि वहां से अब एक लेवल हो जाता है उसके बाद हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है वो अब समझते हैं। तो आपको पता ही है कि हमने एसटीएलसी में पढ़ाई किया है कि टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी होना चाहिए या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि एंट्री हम कब करेंगे, हमें प्रोडक्ट लिस्ट या सर्च या फिल्टर पे काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट डेटा चाहिए। मान लो हमें चेक करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है प्रोडक्ट में। फ्लिपकार्ट में कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है आपको पता है, वो कंपनी के टेस्टर को पता होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट उसको जब तक नहीं मिलता वो तब तक स्टार्ट नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद वो उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको कोई भी यूजर का, जैसे हम टेस्ट कर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें लॉग इन करते हैं और कुछ सिनारियोस कुछ चीजें सर्च करते हैं। तो सर्च क्या हो गया, आप जींस सर्च करते हो तो टेस्टर के लिए वो टेस्ट डेटा हो गया। आप लॉग इन करते हो, आपके पास क्रेडेंशियल है, लेकिन टेस्टर के लिए वही क्रेडेंशियल टेस्ट डेटा बन जाता है। तो व्हेन टेस्ट डेटा अवेलेबल, टेस्ट डेटा जब अवेलेबल हो तब टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो हो गया एंट्री फेज। उसके बाद टेस्ट केसेस, जो भी टेस्ट केस लिखे हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो वो हो गया एंट्री क्राइटेरिया। लेटर ऑन एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि जब एप्लीकेशन में हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने हैं, वो सारे के सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर ले तो हम बोल सकते हैं कि हम एग्जिट क्राइटेरिया को मीट कर गए, हमने सारा का सारा 100% यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जब प्रोडक्ट में कोई भी क्रिटिकल या ब्लोकर बग ना मिले, ना ही कोई मेजर बग हो, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट रिलीज करने के लायक है और यूजर उसको यूज कर सकते हैं। तो वो एक सिनेरियो हो गया कि व्हेन नो क्रिटिकल और ब्लोकर बग। तो ऐसे हमारे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है स्टॉप टेस्टिंग। हमें टेस्टिंग को कंप्लीटली स्टॉप करना है, तो वो कब हो सकता है। तो उसका तो दो सिनेरियो है। सबसे पहले हमें टेस्टिंग को स्टॉप करना है तो दो ही सिनेरियो में स्टॉप हम सोच सकते हैं कि या तो प्रोडक्ट बहुत घटिया है या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये दोनों सिनेरियो में हम स्टॉप करेंगे। अब अच्छा क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है वो वी हैव एग्जीक्यूटेड ऑल द टेस्ट केसेस, हमने सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट कर लिया, कोई भी उसमें ब्लोकर या क्रिटिकल बग नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट में जो भी एसआरएस और सीआरएस हमें मिला था वो आपको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाएगा। तो एसआरएस के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा का प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और अब हम टेस्टिंग स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्रोडक्ट बहुत घटिया है, उसका मतलब क्या है कि डेवलपर ने डेवलपमेंट फेज खत्म नहीं हुआ या अभी बहुत फंक्शनैलिटी का डेवलपमेंट बचा है या टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी नहीं है या क्लाइंट का बजट है वो आउट ऑफ बजट हो गया। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए उसके पास 10 लाख रुपए का बजट था, उसने 10 लाख रुपए तो स्पेंड कर लिया और उसके पास और ज्यादा बजट नहीं है। तो ये सारे सिनारियो में बोल सकते हैं कि हमें टेस्टिंग को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद हमारा है डिफेक्ट ट्रैकिंग। तो डिफेक्ट ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ बग्स, एरर्स हमें मिलने वाला है। तो वो मिलेगा तो उसके बाद उसको कैसे ट्रैक करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जीरा यूज करेंगे, बगजिला यूज करेंगे, तो वो सारा चीज डिफेक्ट ट्रैकिंग में मेंशन किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है तो आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से जाके देख सकते हो। उसके बाद है टेस्ट एनवायरनमेंट। तो टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है कि डेवलपर लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको एक एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाता है। एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक सर्वर होता है, वो क्लाउड पे होस्टेड होता है। अब सर्वर क्या हो गया कि अब हम यूज करते हैं कि www.twitter.com,
तो वो कहीं पे से डेटा आता है, तो वो डेटा क्लाउड में या AWS हो गया, एज्यूर हो गया, या दूसरा कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो डेटा होस्ट होता है और वहां पे हम यूज करते हैं, सारा डेटा कंज्यूम करते हैं। तो वो हो गया एक टेस्ट एनवायरनमेंट। तो वो तो एंड यूजर के लिए हो गया। टेस्टर के लिए कोई छोटा सा एक टेस्ट एनवायरनमेंट होगा, तो वो टेस्ट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, कौन सा वर्जन यूज करेंगे, कौन से OS यूज करेंगे, ये सारी चीजें टेस्ट एनवायरनमेंट में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम पूरा का पूरा टेस्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। अब बड़ी कंपनियों में बड़ा बड़ा प्रोडक्ट होता है और उसके लिए टेस्टिंग करने के लिए एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं, टीम होती है। कोई कंपनी में 20 टेस्टर होते हैं पर्टिकुलर टीम में, या कोई कंपनी में 5 टेस्टर होते हैं, कोई कंपनी में 10 टेस्टर होते हैं। तो वो एक टेस्टिंग की टीम होती है और उसका एक मैनेजर होता है, उसको टेस्ट लीड बोला जाता है या टेस्ट मैनेजर बोला जाता है। और उसमें दूसरे टेस्टिंग मेथोडोलॉजी और अप्रोच के हिसाब से दूसरे बंदे भी होते हैं, जैसे फ्रेशर हो गया कोई टीम में, या कोई टीम में ऑटोमेशन इंजीनियर है, कोई टीम में टेस्ट इंजीनियर है, उसके बाद सिक्योरिटी का लिए अलग से बंदा है। तो वो सभी के लिए अलग अलग वो बंदे क्या क्या काम करने वाले हैं, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफाइन किया जाता है। मान लो हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट मैनेजर की, तो मैनेजर का क्या रोल होता है कि जो भी काम है उसको असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल हम A B C D E मॉड्यूल है हमारे पास, तो कौन से मॉड्यूल पे कौन सा टेस्टर काम करने वाला है वो कौन असाइन करेगा काम, तो क्या मैनेजर है या लीड है वो असाइन करेगा। उसके बाद क्या होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो कभी कभी हमें दूसरे टीम में से कुछ डेटा चाहिए, या दूसरे टीम की कुछ डिपेंडेंसी है, या हमारे पास पर्टिकुलर थिंग्स नहीं आ रही, क्लाइंट से कुछ बात करनी है, एस्केलेशन करना है किसी को। तो वो सब चीज कम्युनिकेशन, इंटर टीम या एक्सटर्नल टीम के साथ कम्युनिकेशन, एस्केलेशन, वो सब चीजें टेस्ट मैनेजर डिसाइड करेगा या टीम लीड डिसाइड करेगा। उसके बाद है एस्टिमेशन। मान लो हमें ये एक्टिविटी करनी है, जब डेवलपर हमें बिल्ड देगा तो हम स्मोक टेस्टिंग के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। ये सारी की सारी एक्टिविटी है, वो पूरा फेज है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो मैनेजर डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या रोल आता है, तो ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ऑटोमेशन इंजीनियर क्या होता है कि जो भी बिजनेस सिनेरियो है उसको ऑटोमेट करना है, वो ऑटोमेशन इंजीनियर का काम है। फिर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, फिर जो भी ऑटोमेशन का रिपोर्ट मिला वो ऑटोमेशन का रिपोर्ट टीम के साथ शेयर करना है, फिर फ्रेमवर्क बनाना है। वो सारा रोल ऑटोमेशन इंजीनियर का हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है टेस्ट इंजीनियर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टर क्या करेगा कि जो भी टेस्ट केस है वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, डिफेक्ट रेस करेगा, डिफेक्ट ट्रैकिंग करेगा। उसके बाद बहुत सारे सिनारियोस होते हैं, जैसे एज केसेस हो गया, नेगेटिव टेस्टिंग हो गया। हर एक टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट करेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो वो सब चीजें फंक्शनल टेस्टिंग करता है। तो ऐसे हर एक इंजीनियर और हर एक टीम मेंबर के लिए कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो भी टेस्ट प्लान में डिसाइड किया जाता है और वो क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद है डिलीवरेबल्स। तो हम इतना सारा एक्सरसाइज करते हैं, कंपनी इतना सारा पैसा लगाती है टेस्टिंग के, तो उसका कुछ ना कुछ तो डिलीवरेबल्स बनता ही है। तो डिलीवरेबल्स में क्या होगा कि जो भी हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया उसका रिपोर्ट आएगा, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसके रिलेटेड तो वो आएगा। उसके बाद टेस्टिंग टीम के ऑब्जर्वेशंस है तो वो डिलीवरेबल्स में हो गए। उसके बाद टेस्ट केसेस है या टेस्ट डेटा है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा है। अगर कोई कंपनी क्लाइंट से टेस्टिंग हायर करती है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, वो IBM या इन्फोसिस से बंदे हायर करती है, तो इन्फोसिस ने काम किया 6 महीने तक। उसके बाद फ्लिपकार्ट क्या चाहता है, फेसबुक क्या चाहता है कि जो भी ऑटोमेशन इंजीनियर ने स्क्रिप्ट लिखा है वो टेस्ट स्क्रिप्ट सारा डिलीवर करना है फेसबुक को। तो ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है, तो वो सब चीजें डिलीवरेबल्स में आएगी। तो ऐसा एंड टू एंड टेस्ट प्लान काम करता है। आशा रखता हूँ आपको टेस्ट प्लान समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगला टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।